हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेईई सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कंसेप्ट वीडियोस। और ये चैप्टर जेईई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में 2 to 3 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स किए जाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट्स के साथ। तो अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं देखा है तो जरूर उसको जाकर देख लो, क्योंकि उसके कंसेप्ट्स इन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में मिक्स करके आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और आपने अगर वो नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व नहीं कर पाओगे। जो इजी क्वेश्चंस है उसमें भी आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है प्रोबेबिलिटी। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रोबेबिलिटी हम किसी एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स की ही फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। और सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंट्स विच प्रोड्यूस सेम रिजल्ट्स व्हेन दे आर रिपीटेडली परफॉर्म्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो सेम कंडीशन अगर हम रखें तो उनको कितनी भी बार हम रिपीट करें, परफॉर्म करें, तो वो सेम रिजल्ट्स देंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि कुछ केमिकल्स ऐड किए और सर्टेन जो आइडेंटिकल कंडीशंस है वो सेम ही रखनी है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फिर एक्सपेरिमेंट की सेकंड कैटेगरी होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम प्रोबेबिलिटी में ज्यादा पढ़ेंगे। तो यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन है, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty but outcome is one of the various possible outcomes। तो हर बार जो पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स है उसी में से आएगा, बट ये नहीं बोल सकते कि कौन सा आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉइन का। तो कॉइन अगर आप टॉस करते हैं तो वहां पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, दोनों साइड अगर हेड टेल है, अनबायस्ड कॉइन है, तो उस केस में आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो तो पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट टॉस करने पे कौन सा आ जाएगा उस टाइम पे वो क्लियर नहीं है। ठीक है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो वही है कि जो आउटकम है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उन्हीं में से वो आउटकम होगा, ये श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डाइस। ठीक है, तो डाइस में आपने थ्रो किया होगा, आपने गेम्स भी खेले होंगे बचपन में, तो वहां पर 1 to 6 एक डाई पे नंबर्स होते हैं, और अगर 2 डाई को लगा ले तो वहां पर दोनों को अगर ऐड करके बात करें तो मिनिमम नंबर आएगा 2 जब दोनों पे 1 अपीयर हो जाए, और मैक्सिमम नंबर आएगा 12। ठीक है, तो 6 जब अपीयर होगा तो 2 से 12 तक के बीच में आपके पास मिलेंगे, और जो भी यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, उन्हीं में से कोई ना कोई एक आउटकम आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कार्ड्स। तो इनको भी आपने खेला होगा, गेम्स खेले होंगे बचपन में। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को जो हम करते हैं वो होते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और ये प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, आप बात कर लेते हैं सैंपल स्पेस की। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसका एक एसोसिएटेड सैंपल स्पेस रहता है। तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमने बताया था कि एक कॉइन को टॉस किया, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की, है ना, तो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स हम लिखते हैं सैंपल स्पेस के अंदर। तो डिनोट करते हैं इसको, ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और सेट के फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है, देखो, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड को मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूं और टेल को मैं T से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है H और T, हेड और टेल, ये हमारे एक कॉइन के टॉस करने पे सैंपल स्पेस में आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों
पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। एक टाइम पे कौन सा आएगा वो तो इनमें से कोई एक ही अपीयर होगा, बट जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी हेड और टेल है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 कोएंस आ जाए तो उस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि इन सभी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां पर सैंपल स्पेस लिखना आना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो अगर 2 कोएंस हमने टॉस किए तो यहां पर देखो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पे हेड आ जाए और दूसरे पे आ जाए टेल, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल, क्लियर है इतनी बात। अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, 2 कोस कर। तो यहां पर दोनों के दोनों पे टेल भी आ सकता है, ठीक है, जब हम दोनों कोइन को टॉस कर रहे हैं तो टी टी। तो यहां पर जो ये एलिमेंट्स आए 4 एलिमेंट्स, तो ये क्या हुआ हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ऐसा भी हो सकता है कि 3 कोइंस को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग वे है लिखने का सैंपल स्पेस का। जब इसको लिखते हैं तो देखो कैसे लिखते हैं, यहां पर हम करते हैं कि सबसे पहले हेड 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 आ गया है तीनों पे, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि किसी एक कोइन पे टेल डाल देते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे हेड हेड टेल, ठीक है, थर्ड वाले पे। हो सकता है कि बीच में टेल आ जाए, है ना, बीच वाले पे टेल आ जाए बाकी पे हेड रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए बाकी पे हेड। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है 3 कोएंस के सैंपल स्पेस को लिखने का, ठीक है। तो इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में एक एक टेल है। अब ऐसा करते हैं कि 2 पे टेल और 1 पे हेड रखते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले पे हेड रख दो, दूसरे पे और तीसरे पे टेल, और इस बार बीच में हेड रख देते हैं बाकी पे टेल, ठीक है, और इस बार स्टार्टिंग के 2 पे टेल और बाद में हेड, ठीक है। तो ये हो गया 2 टेल वाला केस, ये हो गए 1 टेल वाला केस, और ये था 0 टेल वाला केस। अब हम लिखते हैं तीनों टेल वाला केस, मीन्स तीनों में टेल्स हैं, ठीक है। तो ये वाला आप डिस्टिंग्विशली देख पा रहे होंगे, ये 2 के साथ ये 1 वाला, है ना, इसमें है 1 हेड 2 टेल। तो इस तरीके से हम 3 कोएंस का भी सैंपल स्पेस बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। और भी केसेस हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सैंपल स्पेसेस कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस की, जो हम लिखते हैं डाइस के थ्रोइंग के लिए। तो अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वहां पर जो सैंपल स्पेस होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 to 6 ही नंबर्स अपीयर होते हैं, ठीक है। और सेकंड डाइस पे भी हमारा हो जाएगा 1 to 6। तो आपने लूडो वाले गेम में खेला ही होगा, पता ही है आपको कि 1 to 6 अपीयर होते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर 2 डाइस थ्रो होंगे तब क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो उसके लिए हमें सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए 2 डाइस के थ्रोइंग के लिए। तो 2 डाइस के थ्रोइंग के लिए ये सब हमारा सैंपल स्पेस रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1। तो हो सकता है कि दोनों के दोनों डाइस पे 1 1 ही आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 आ जाए, और ये हमने लिखा है कि फर्स्ट डाई पे हमारा, है ना, 1 फिक्स है, ठीक है, और फिर 1 2 3 ये सब वेरी कर रहा है, और फिर 2 फिक्स है, 1 2 3 ये सब वेरी कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लास्ट में पहुंच जाएंगे 6,6 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाता है कि फर्स्ट डाई पे हमारा इवन नंबर अपीयर हो रहा है और जो सेकंड डाई है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो ये हैं 2,1 2,2 2,3, है ना, इन सबको हम कंसिडर कर लेंगे, और ऐसे ही 4,1 4,2 4,3, और जहां पर भी 1 पे हमारा, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे 6 अपीयर हो रहा है उन्हीं को हम कंसिडर कर लेंगे। तो वो हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें प्रोबेबिलिटी के लिए चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स है वो कितने हैं। तो आप देख सकते हो कि 1 to 6 यहाँ पर है और 1 to 6 यहाँ पर है, तो कितना है 6 into 6 36 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि जो एस है सैंपल स्पेस है वो एक सेट ही है, तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लिखते हैं कुछ इस तरीके लिखते हैं एन इन एस। तो आपने सेट थ्योरी में सीखा होगा ये सब लिखना। इक्वल्स टू हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 36। लेकिन अगर 3 डाइस को थ्रो कर दिया जाए तो तब क्या होगा, तब होगा 6 into 6 into 6,
उस केस में हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 216। तो इस तरीके से हम डाइस के भी सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स है वो इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपके कार्ड्स के ऊपर। तो कार्ड्स आपने सबने खेले होंगे बचपन में, ठीक है, तो समर वेकेशन में यही सब चलता है, गांव में शहरों में भी। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे कार्ड्स को प्रेजेंट कर दिया है ताकि हम इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर सके, सारा का सारा आपको आइडिया हो, जिसने नहीं भी देखा उसको भी अच्छे से आइडिया लग जाए, ठीक है। तो कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 डिविजन्स होते हैं, 1 2 3 4, तो हर एक डिवीजन में 13 कार्ड्स होते हैं, आप काउंट भी कर सकते हो। तो जो ये ए है इसको हम 1 भी बोल देते हैं इन जनरल, हालांकि ये ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इसको 1 काउंट करें और फिर यहाँ पर है 2 3 4 अप टू 10, तो ये तो 10 कार्ड्स हो गए। और जो 3 कार्ड्स है वो ये वाले हैं, जे से जोकर, क्यू से क्वीन और के से किंग, ठीक है। तो ये सब कार्ड्स भी हमारे काउंट होते हैं। तो टोटल 13 कार्ड्स हैं, हर एक सूट में इनको बोलते हैं सूट, ठीक है। तो ये एक सूट है, ये एक सूट है, ये एक सूट है और ये एक सूट, तो 4 सूट्स हैं और हर एक सूट में 13 कार्ड्स है, तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए। और जो फर्स्ट सूट है यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ डायमंड के तरीके से दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है। तो रेड कलर का होता है और इस तरीके से दिखता है। सेकंड जो सूट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्लब, ये ब्लैक कलर से सभी के सभी कार्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है कलर भी। और यहां पर जो नेक्स्ट वाला सूट है यहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ हार्ट जैसा बना हुआ है, जैसा हम बना देते हैं अक्सर नोटबुक्स में, तो यहां पर हमारा हार्ट है, ठीक है। इस पूरे सूट को बोलते हैं हम हार्ट। और जो लास्ट वाला है इसको बोल देते हैं सिंपली स्पेड। तो आप देख रहे होंगे कि 2 जो सूट्स है, ये वाला क्लब और स्पेड वाला, ये ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। और जो 2 अदर सूट्स हैं डायमंड और हार्ट, ये हमारे पास रेड कलर के हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि रेड कलर को विड्रॉ किया गया, तो तब हम क्या करेंगे, हम दोनों कलर्स को कंसिडर करेंगे एक साथ, ठीक है। और ब्लैक कलर को विड्रॉ किया गया, सपोज ऐसा बोल दिया गया, तो हम इन 2 सूट्स को कंसिडर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हर एक में क्या है, 1 से लेकर 10 तक और 1 2 3 जैक, क्वीन और किंग है, ठीक है। तो इनका भी नेमिंग अलग से होता है। कैसे, हम बोलते हैं फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास 12। कौन कौन से होते हैं, जो ये 3 है ना, जैक, क्वीन और किंग, हर एक सूट में 3 कार्ड्स हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 3 4 जो 12 कार्ड्स, ठीक है। तो 12 कार्ड्स हमारे होते हैं फेस कार्ड्स, इनको आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है फेस कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो वहां पर आप नहीं कर पाओगे अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 3 को बोलते हैं हम फेस कार्ड्स। और अगर ए को भी इनमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम ओनर कार्ड्स। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ओनर कार्ड्स के लिए ये चारों के चारों हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसमें 4 × 4 + 4 + 4 + 4, तो टोटल 16 कार्ड्स हमारे हो जाएंगे ओनर कार्ड्स। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपको बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो फेस कार्ड्स ये वाले हो गए 3 और 4 वाले हो गए, है ना, ओनर कार्ड्स। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पहले कार्ड्स नहीं भी देखे हैं तो आप फिजिकली भी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको अगर फिजिकली देखोगे तो आपको रिमेम्बरेंस ज्यादा रहेगी कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। चलिए अब इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, और वही हमारे यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा जब हम वेन डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये पूरा जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा सैंपल स्पेस। सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो। सपोज आपने डाइस को थ्रो किया तो वहां पर 1 से 6 तक एलिमेंट्स आएंगे, तो इसके अंदर सारे के सारे हमारे 1 to 6 रिप्रेजेंट होंगे। लेकिन कोई इवेंट होगा, सपोज इवन नंबर, ठीक है, तो गेटिंग एन इवन नंबर एक इवेंट है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए वाला जो सेट है इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 2 4 6, ठीक है। तो इवन नंबर्स आ जाएंगे जो डाइस पे थ्रो होंगे 1 to 6, उसमें से इवन नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम एक इवेंट, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, अगर सैंपल स्पेस में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A1 A2 A3 अप टू AN, मीन्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस के अंदर, तो टोटल,
है ना, पॉसिबल इवेंट्स कितने हो सकते हैं इसकी अगर हम बात करें तो देखो, जब हम इवेंट बताएंगे जैसे ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखते हैं कि ये 2 की पावर n कैसे आएगा। तो वहां पर हमने देखा था कि अगर हम ये बात करें कि A1 जो एलिमेंट है, ठीक है, वो ए के अंदर भी हो सकता है, मींस इवेंट ए के अंदर भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसके अंदर हो या फिर ना हो, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज है हर एक एलिमेंट की कि वो इवेंट ए के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए 2 पॉसिबिलिटी है एंड सेकंड वाले के लिए भी 2 एंड 2 एंड 2, तो n टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है आपका 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं 2 की पावर n, ठीक है। तो इवेंट्स को हम थोड़ा और डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर है हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें इवेंट गिवन है कि गेटिंग एन ऑड आउटकम इन थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। तो ऑड नंबर हमारा आउटकम आना चाहिए इन थ्रोइंग अ डाई। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इनके बाहर तो कोई भी नंबर आएगा नहीं डाइस के ऊपर। तो ये जो इवेंट है इसको हम मान लेते हैं कि ये इवेंट ए है, क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर हमें बोला गया है कि ऑड आउटकम आना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा आ सकता है, 1 3 और 5। तो यहां पर ये जो ए है ये हो गया हमारा 1 3 5 ऑड नंबर्स का सेट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, तो सिंपली हम काउंट करके लिख सकते हैं 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मींस जो इवेंट पूछा गया है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, सिंपल है 3, ठीक है, 1 3 5। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डील करेंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमें उसके एलिमेंट्स लिखने आने चाहिए, तभी तो हम काउंट करेंगे। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एनी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए। तो जो इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं उसके फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं, उसके नंबर कितने हैं ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहां पर हमने देखा कि इवेंट 1 3 5 एलिमेंट्स है फेवरेबल टू ए, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो ये हमें फाइंड आउट करना होता है। और डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है उसके आउटकम्स आने की, ठीक है। वो हमें इवेंट से डिपेंड नहीं करता है, वो मैटर करता है कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट हमने किया है। जैसे यहां पर हमने डाई को थ्रो किया था तो वहां पर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है उसी में तो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 to 6 आ सकता है। तो सैंपल स्पेस का जो नंबर है वो हमें हमेशा यूज होता है डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। तो इसी को हमने लिख दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस मीन सैंपल स्पेस। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका 1/2, 3 से 6 कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई व्हेन गेटिंग एन ऑड आउटकम, ऑड नंबर इन थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी इवेंट की। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है प्रोबेबिलिटी की। तो यहां पर देखो हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक ही वेरी करेंगी। हो सकता है कि 0 हो जाए, हो सकता है कि 1 हो जाए, बट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स है इवेंट के अंदर और सैंपल स्पेस के अंदर वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं,
ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो काउंट करेंगे, 1 2 3। हो सकता है कि 0 हो जाए, कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट के अंदर, उस इवेंट के अंदर, लेकिन ये तो है कि वो पॉजिटिव नंबर ही होगा या 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 0 किस केस में होगा और 1 किस केस में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि ये हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक डाइस को थ्रो किया गया और बोला गया कि 7 से ज्यादा कोई नंबर या 7 भी अपीयर हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमें पता है कि 1 to 6 ही अपीयर होता है डाइस पे, तो 7 तो कभी भी अपीयर नहीं हो सकता है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो इवेंट है उसका जो नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स है उसके अंदर, है ना, जो भी एलिमेंट्स है इवेंट के अंदर, वो हमारा हो जाएगा 0, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा 0। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए है वो है 5, मीन्स ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर आप सोचो कि जब हम एन ए लिखते हैं न्यूमरेटर में और एन ए हमारा हो गया है 0, तो क्या होगा, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर इवेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है, तो उस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 0। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर ये एक्सट्रीम केस हो गया। एक एक्सट्रीम केस है कि 1 आ जाए प्रोबेबिलिटी, तो वो किस केस में आता है, वो आता है हमारा श्योर इवेंट के अंदर। ठीक है, तो श्योर इवेंट क्या होगा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 6 से छोटे वाले जो नंबर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो हमें पता है कि सारे के सारे नंबर्स 1 to 6 ही होते हैं। ठीक है, तो 6 से छोटे ही होंगे सभी के सभी। तो उस केस में जब हमारा कोई इवेंट ऐसा हो जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि ये तो श्योर है, होगा ही होगा, तो उस केस में हमारे उस इवेंट के जो एलिमेंट्स है वो हो जाता है सैंपल स्पेस के इक्वल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जो ए सेट है उसके अंदर जो सेट बनेगा, एलिमेंट्स बनेगा, वो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम ही हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो जितने इसके अंदर उतने इसके अंदर। अब सोचो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमने यहां पर पुट किया, ठीक है, और वो पुट कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस के इक्वल, सैंपल स्पेस के इक्वल, तो वो तो कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 1। तो आप देख पा रहे हो कि श्योर इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी ही होगी। ठीक है, तो ये एकदम एक्सट्रीम केस है। तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वेरी करेगी, क्योंकि मिनिमम तो नो एलिमेंट्स और मैक्सिमम जितने सैंपल स्पेस के अंदर वे एलिमेंट्स, तो बीच में ही कहीं ना कहीं वो वेरी करता रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए। ठीक है, इवेंट्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट्स की। ठीक है, तो सिंपल इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं। इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल है, एन इवेंट हैविंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी इवेंट हमने बोला और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट। इसका सिंपल सा एग्जांपल है गेटिंग अ हेड ऑन थ्रोइंग अ कॉइन। तो जब भी हम किसी कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसका हमने सैंपल स्पेस लिखना सीखा है। क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड को एच से, टेल को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो ये इवेंट है गेटिंग अ हेड, है ना, ये तो एक इवेंट हो गया, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इवेंट के अंदर हेड। ठीक है, हेड चाहिए हमें। तो यहां पर आप देखो एक ही एलिमेंट आ रहा है इवेंट के अंदर, हेड। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं हम सिंपल इवेंट। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड इवेंट की। तो कंपाउंड इवेंट को हम मिक्स्ड इवेंट, कंपाउंड इवेंट और कंपोजिट इवेंट भी बोलते हैं। तो जो भी सिंपल इवेंट के अलावा इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। एन इवेंट अदर देन सिंपल इवेंट्स, तो सिंपल इवेंट जिसमें एक एलिमेंट हो, उसके अलावा एक से ज्यादा कितने भी एलिमेंट्स हो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, मिक्स्ड इवेंट और कंपोजिट इवेंट। तो यहां पर ध्यान से देखो, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस। तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें सैंपल एलिमेंट्स, है ना, सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 to 6 अपीयर होते हैं। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि इवन नंबर चाहिए हमें
वो इवेंट है, तो उस इवेंट में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सपोज ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इवेंट्स को, तो इवेंट नंबर हो जाएंगे 2, 4 और 6। तो यहां पर सिंपल इवेंट में हमने देखा कि सिर्फ एक एलिमेंट है, बट यहां पर हमने देखा कि ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स, तो उनको बोलते हैं हम कंपाउंड इवेंट और मिक्स्ड इवेंट और कंपोजिट इवेंट। बस इतना ही है, ठीक है। चलिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में आप जान लेते हैं। इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेट ए बी एन इवेंट एंड एस बी द सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, उसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी और ए बार, ठीक है। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस विच आर नॉट इन ए। तो एस के अंदर वो एलिमेंट्स जो इवेंट ए के अंदर नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए के अंदर आएंगे, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर एक हमारे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया, और एक इवेंट है ए इस सैंपल स्पेस के अंदर। तो जो एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है तो वो ए के बाहर होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट जो ए के बाहर होंगे लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर ही रहेंगे, उनको बोलते हैं हम ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। और इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक इवेंट है ए, जिसमें बोला गया है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस। तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उस पर जो इवन नंबर आता है उसको हम ए इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, ठीक है। क्योंकि जो डाइस है, डाइस का जो सैंपल स्पेस है वो क्या रहता है, वो रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1 to 6। तो इनमें से जो इवन नंबर है वो इवेंट ए हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है बट एस के अंदर है, ठीक है। तो ए एस के अंदर 1 है, तो 1 ए के अंदर है या नहीं है, नहीं है, तो इसीलिए हम उसको ए डैश के अंदर डाल देंगे, मींस ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। क्या 2 इसके अंदर है, यस, तो वो ए डैश के अंदर नहीं आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आएगा। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 है बट 5 नहीं है, तो 1, 3, 5, दैट मीन्स जो इवन नंबर के अलावा जो और नंबर है वो किस में आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। और यहां से हम बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी सीखते हैं ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग इवेंट ए एंड इवेंट ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ठीक है, ए डैश में, तो इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें पता है कि जो एलिमेंट्स इसमें थे इसमें नहीं थे, तो वो सारे के सारे उसमें चले गए ना। दैट मीन्स इन दोनों के कंबाइन करके जो भी एलिमेंट्स होंगे, ऐड करके जो भी एलिमेंट्स होंगे, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होंगे, ठीक है। किसी के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं, वो ट्रू ही होगा। अगर कोई भी इवेंट ए है उसके अंदर सपोज 1, 2 होते तो बाकी के एलिमेंट्स ए डैश में चले जाते, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ही आएगा। अब यहां से हम दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हो जाएगा डिवाइड एन ए बाई एन एस, ठीक है। वैसे तो पूरे को डिवाइड करेंगे बट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक टर्म में। तो एन ए डैश अपॉन एन एस इक्वल्स टू एन एस बाय एन एस, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस होता है, सैंपल स्पेस होता है, उसी को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो हमने सीखा ही है, ठीक है। प्लस यहां पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, तो इसको बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है। इक्वल्स टू यहां पर कितना है, ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये यहां से एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट को हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं, जहां पर क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका समेशन आएगा 1, ठीक है। तो यहां से कभी कभी बोल दिया जाता है कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है कुछ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहां से सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1 माइनस इसको उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेशन करके इसको यूज करते हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर। तो यहां पर बात की जा रही है कि जो भी हमारे इवेंट होंगे उनकी अगर प्रेफरेंस बिल्कुल सेम हो, कुछ भी अगर हो सकता है उनमें से, ठीक है, जिन भी इवेंट्स में हमें कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, तो उन इवेंट्स को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने एक कोइन को टॉस करना है, ठीक है, और उस कोइन पे है हेड और टेल। ओके, तो हेड आने को अगर हम एक इवेंट बोलेंगे कि हेड अपीयर हो रहा है, और टेल आने को दूसरा इवेंट बोल सकते हैं कि टेल अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स हेड और टेल दोनों इक्वली लाइकली अपीयर होगा जब भी हम कोइन को टॉस करते हैं। तो इसमें एक दूसरे पे प्रेफरेंस कुछ है नहीं एज सच, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, जब हेड को और टेल को अदर इवेंट्स मान लिया जाए, दो अलग इवेंट्स। ऐसे ही अगर डाइस है 1 2 3 4 5 6, तो इस पे हमारे पास 6 एलिमेंट्स रहते हैं 1 to 6। तो इसमें जो हर एक एलिमेंट है अगर उनको अलग अलग इवेंट मान लिया जाए, तो उन इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल इक्वल होगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 ज्यादा बार आएगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो इक्वली लाइकली है ना। तो इसीलिए इनको बोल देंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। इनमें से भी अगर हम बोल दे कि जो ओड है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी, और इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी, तो ओड में क्या होगा 1 3 5, इवन में क्या होगा 2 4 6। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है ना, 1 3 5 वो होंगे 3, और इवन में भी क्या होंगे 2 4 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 3। तो यहां पर भी अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो जब भी किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए, ठीक है, उसी सैंपल स्पेस के विद इन, इसी सैंपल स्पेस में, तो उनको बोलेंगे हम इक्वली लाइकली इवेंट्स। नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, है ना, जो इक्वली लाइकली में नहीं आएंगे, सपोज कोई कॉइन है और उन दोनों पे ही हेड लगा हुआ है, ठीक है, और हमने कॉइन टॉस किया और बोला कि एक इवेंट है हेड आने का और एक इवेंट है कि टेल अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर 100% हेड ही अपीयर होगा, क्योंकि दोनों साइड कॉइन के हेड ही लिखा हुआ है आगे पीछे, तो यहां पर हेड ही अपीयर होगा और टेल 0 है ना, टेल तो अपीयर ही नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर ये अनइक्वली हो गया, मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? ये जैसे कोई डाइस हो जाए 1 2 2 3 4 5, तो जैसे नॉर्मली 1 to 6 नंबर्स होते हैं अलग अलग, लेकिन ये डाइस ऐसा है जिस पर 2 है ना, 2 फेसेस पर 2 आ रहा है। दैट मीन्स 2 के आने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई है, ठीक है, तो टोटल अगर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में, उसमें से 2 टाइम्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। दैट मीन्स यहां पर प्रोबेबिलिटी अनइक्वल है सभी एलिमेंट्स के, सभी इवेंट्स की, तो इसीलिए हम इनको बोलेंगे अनलाइकली इवेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वली लाइकली इवेंट्स को एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। चलिए अब बात कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट। तो यहां पर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ द अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिमेनिंग इवेंट्स। तो यहां पर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गेटिंग ऑड आउटकम, ठीक है, तो यहां पर क्या आएंगे देखते हैं, और गेटिंग इवन आउटकम इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, ठीक है, तो यहां पर भी कुछ आउटकम्स आएंगे। तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 to 6 हमारा अपीयर होता है, तो ऑड आउटकम क्या होगा 1 3 और 5, और जो इवन आउटकम होगा वो होगा 2 4 और 6, ठीक है। सपोज जो ये सेट है इसको बोल देते हैं ए और ये वाले सेट को बोल देते हैं बी, ठीक है।
तो जो हमारे एलिमेंट्स ए के अंदर है वो बी के अंदर तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, कोई भी कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं। दैट मीन्स इनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट मीन्स अगर ये हो गया तो ये वाला इवेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में जो भी हमारे इवेंट्स को हम चेक कर रहे हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो भी इवेंट्स है ना, उनका सेट जो होगा ए इंटरसेक्शन बी अगर लेंगे तो उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट नहीं है इन दोनों के अंदर तो हम बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या डिसजॉइंट इवेंट्स है। जैसे हम वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर कोई सेट है ए, ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होगा जब दूसरा सेट होगा बी और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, 0 इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगी, क्योंकि हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो यहां पर न्यूमरेटर में ही 0 आ रहा है तो नीचे कुछ भी हो फिर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की 0 हो जाएगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, उसकी अगर हम इंटरसेक्शन ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इवेंट के बारे में हम सीखेंगे जो कि है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अ सेट ऑफ इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर जो भी इवेंट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं काउंटिंग में, 2 इवेंट्स, 3 इवेंट्स, 4 इवेंट्स। बस कंडीशन ये है कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट तभी होंगे जब उनका यूनियन, सभी का यूनियन सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दिया हुआ है, इन अ सिंपल थ्रो ऑफ अ डाइस एक इवेंट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो इसको बोल सकते हैं अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहे कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, ठीक है, तो 5 से कम कम ही है ये सब। और बी इवेंट है हमारा जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6, तो इसको बोल सकते हैं कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो 3 4 5 6। अब खास बात यह है कि अगर हम इन दोनों का ए यूनियन बी कर ले, ठीक है, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कितने आएंगे, ध्यान से देखना, 1 आएगा। अब यूनियन जब हम करते हैं, आपने सेट थ्योरी में सीखा ही होगा कि या तो वो एलिमेंट ए में हो या बी में हो, किसी में भी एक में हो तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो A1 ए में है और 2 भी ए में है, 3 तो हमारा दोनों में ही है, दोनों में हो तो भी चलेगा, एक में हो तो भी चलेगा, ठीक है, और 4 भी दोनों में है, 5 सिर्फ बी में है और 6 भी बी में है। तो ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा 1 to 6। और आपको पता ही है कि जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके जो सैंपल स्पेस है वो यही रहता है 1 से 6 तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस इक्वल्स टू ए यूनियन बी। अगर मैं यहां पर एक और इवेंट लिख दूं, ठीक है, सी, और उसके अंदर एलिमेंट डाल दूं 1 3 5, सारे के सारे ओड नंबर्स, ठीक है, और फिर हम ये कर ले ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, तो हमें पता है कि जो ए यूनियन बी है उसी में हमारा सैंपल स्पेस बन गया है। तो अगर सी को भी हम यूनियन लेंगे उसके साथ तो वहां से भी है ना, ए यूनियन बी ये हो गया और सी के साथ भी 1 3 5, तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए ए बी सी को अगर हम कंसिडर करें ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, और सिंपल अगर ए बी को हम कंसिडर कर ले तो ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। लेकिन अगर हम बी को और सी को कंसिडर करें, सपोज बी यूनियन सी, ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 तो हमारा सी में है, ठीक है, लेकिन जो 2 है 2 कहीं पर भी नहीं है, तो 2 बी यूनियन सी के अंदर आएगा ही नहीं। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 3 4 बी के अंदर है, 5 तो दोनों में है और 6 बी के अंदर है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 मिसिंग है,
2 भी आता है जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। दैट मीन्स जो बी यूनियन सी है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है, ठीक है, नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इस तरीके से यूनियन देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब सीखने की कोशिश करते हैं कि ओड्स इन फेवर एंड ओड अगेंस्ट एन इवेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी हम कोई भी सैंपल स्पेस लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस से रिलेटेड जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए होता है उस इवेंट से रिलेटेड। तो सपोज उस इवेंट से रिलेटेड कुछ तो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, प्लस कुछ अनफेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि इवेंट ए और इवेंट ए डैश, ठीक है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उन दोनों को ऐड करके क्या बनता है हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए, तो उसके फेवर की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं तो डिनोमिनेटर में सिंपली आता है नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, बट यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, जो उस इवेंट के फेवर में नहीं है, उसके अलावा जो आउटकम्स है वो इसके अंदर आएंगे अनफेवरेबल में। तो हम मान लेते हैं कि जो फेवरेबल आउटकम्स है वो m है और जो अनफेवरेबल आउटकम्स है वो n है, ठीक है। तो यहां से अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना हुआ, जब हमें ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए गिवन होगा, तो कुछ ना कुछ न्यूमरेटर में होगा, सॉरी फ्रैक्शन में होगा, 3/4, 1/2 इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू इवेंट ए कितना होगा, m आएगा यहां पर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मींस जो फेवरेबल है वो भी और जो अनफेवरेबल है वो भी। तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे m प्लस n, है ना, जो अनफेवरेबल है उसको भी हम यहीं पर पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हमारा बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑड अगेंस्ट एन इवेंट ए के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, अगेंस्ट एन इवेंट करना है, तो यहां पर नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे m थे और नीचे n था, तो यहां पर आ जाएगा n/m, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा या रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो तो m ही रहने वाले हैं ना इस केस में भी, बस उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने ऑड्स अगेंस्ट के केस में थोड़ा रेसिप्रोकल वाले वे में। तो यहां पर भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी वो आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ए विच इज m, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स विच आर m+n, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी दोनों केस में। जैसे अगर बोला जाए, जैसे क्रिकेट मैच होता है उसमें इंडिया और बांग्लादेश 2 टीम्स खेल रही है, तो ऐसा सपोज देखा गया है पहले कि जब उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं तो उसमें से इंडिया को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंडिया ने हमेशा 3 मैच जीते हैं अभी तक, ठीक है, जो उनका रिकॉर्ड रहा है, और सपोज बांग्लादेश ने 1 मैच जीता है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि जो ऑड्स है, ठीक है, इन फेवर ऑफ इंडिया, इंडिया एक इवेंट है, इंडिया की विनिंग एक इवेंट है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स जो है वो न्यूमरेटर में रखता है, तो इंडिया की जो विनिंग है वो क्या है 3 है, ठीक है, इतनी बार वो जीत रहा है आउट ऑफ 4। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर में हम 4 कर देंगे कि भाई 4 मैचेस हुए थे उसमें से इंडिया ने 3 जीते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स लिखना होगा जब हम ऑड्स इन फेवर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो
अनफेवरेबल आउटकम से वो आउटकम है जब इंडिया लूज कर गया, ठीक है, क्योंकि हम विनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो लूज कब क्या है, जब बांग्लादेश ने जीता, दैट मीन्स 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जब हम ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट की बात करते हैं तो 3/1 है ना, 1 से भी ज्यादा आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी में हमें पता है 0 से 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन यहां पर वैल्यू 3 आ गया है, तो ये भी आ सकता है। जब हम बात करेंगे ओड्स अगेंस्ट इंडिया विनिंग, ठीक है, तो विनिंग के अगेंस्ट या फिर उसको बोल दिया जाए कि इंडिया के लूजिंग पे, ठीक है। तो इंडिया के विनिंग के अगेंस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो ओड्स इन अगेंस्ट, तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, n, है ना। तो n हमारा कितना है, जब अनफेवरेबल आउटकम्स होंगे तो इंडिया लूज कर रहा था, दैट मीन्स 1, और फेवरेबल आउटकम्स कब है, जब वो जीत रहा है, तो ये आ गए 3, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा क्या आंसर आ गया है 1/3, तो इस तरीके से भी आ सकता है और 3/1 भी आ सकता है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इंडिया के विन करने की, ठीक है, इंडिया विंस, तो ये क्या हो जाएगी, सिंपली 3 टाइम्स जीतता है, टोटल 4 मैचेस थे तो 3 + 1 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए, ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट ए क्वेश्चंस में यूज करते हैं और बहुत ही इजीली क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब टाइम आ गया है कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने का। सबसे पहला एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो यहां पर दो चीजें हमें देखनी है कि क्या किया जा रहा है, क्या ट्रायल से, क्या एक्सपेरिमेंट है, और उसमें पूछा किसका प्रोबेबिलिटी जा रहा है, ठीक है। तो जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है वो हमारा इवेंट हो जाएगा, तो उसको हम ए से, ई से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए इवेंट क्या होगा, पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो यही हमारा इवेंट हो जाएगा, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। और जब भी हमें पता चल जाए कि इवेंट क्या है तो हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें से जो भी इवेंट ए के अंदर आएगा वो हम सारे के सारे एलिमेंट्स हम इवेंट ए के अंदर रख देंगे। तो यहां पर जो सैंपल स्पेस होगा, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो हमने सीखा था ये कैसे लिखते हैं, है ना। 3 कॉइन्स के टॉस करने का सैंपल स्पेस, सबसे पहले आएगा हेड हेड हेड, ठीक है, सिस्टमैटिक वे है, जरूरी नहीं कि इसको पहले लिखना है, आप टी 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 भी लिख सकते हैं, तीनों टेल। तो तीनों हेड आ गए, अभी क्या करेंगे, 2 हेड लेंगे और 1 टेल लेंगे, तो उनको किस तरीके से लिख सकते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, ठीक है। तो ये कौन से आ गए, जब 2 हेड्स वाले थे और 1 टेल वाला। अब बात करेंगे कि 2 टेल होंगे और 1 हेड होगा, तो कैसे कर सकते हैं, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ठीक है। तो यहां पर हो गए 2 टेल 1 हेड। अब बात कर लेते हैं कि तीनों के तीनों टेल है और एक भी हेड नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टी टी टी। तो इस तरीके से आप सारा का सारा सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। अब बात करी जा रही है कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम होने चाहिए, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर तो 3 है, ठीक है, तो ये हमारा इवेंट ए के अंदर आ जाएगा, एच एच एच, ठीक है, तीनों के तीनों एच हेड हैं, और इन सब केसेस में हमारे पास 2 हेड्स है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड की बात करी जा रही है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो ये भी हमारे ए इवेंट के अंदर आ जाएंगे, काउंट होंगे, ठीक है, टी एच एच। अब अगर हम बात करें 1 हेड की, यहां पर 0 हेड, तो ये तो हम ए इवेंट के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड्स हैं। तो यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, आप सिंपली काउंट कर सकते हो, 4 आ गया है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 8, और सैंपल स्पेस को हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आता है हेड या टेल, 2 पॉसिबिलिटीज, और जब हम सेकंड को टॉस करेंगे, सेकंड कॉइन को, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि
यहां पर ये भी आ सकता था कि 3 coins आर टोस्ट या 1 coin इज टोस्ट थ्राइस, 3 बार। तो एक ही बात है दोनों की। तो जो सेकंड कॉइन टॉस होगा उसकी पॉसिबिलिटी 2 और जो थर्ड कॉइन टॉस होगा उसकी भी पॉसिबिलिटी 2। तो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो यहां से भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने क्यूब में बताया था जब हम किसी भी एक डाइस को थ्रो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 4/8। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, मैं लिख देता हूं अगर कोई भी डाउट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, 4/8 को हम सिंपली 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो 4/8 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability of obtaining a sum of 5? तो यहां पर प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 5। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई उसी को हम इवेंट ए मान लेंगे। ठीक है, तो इवेंट ए हो जाएगा गेटिंग अ सम ऑफ 5। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 to 6 हमारे पास नंबर्स अपीयर होते हैं, और जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, सेकंड डाइस पे भी 1 to 6 ही आएंगे। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, हमने देखा था सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ 2 डाइस। तो यहां पर हमारे पास ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस के अंदर, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे 1 1 से लेकर 6 6 तक हमारे पास सैंपल स्पेस है, और इसके अंदर एलिमेंट्स है 36। 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। अब देखो हमें पूछा गया है कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। ए इवेंट हमने क्या बोल दिया है कि ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 5। तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से कि 5 कहां कहां पर अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो 5 देखो 4 + 1 इन दोनों करेंगे तो अपीयर होगा, 3 + 2 यहां पर भी 5 आपका अपीयर होगा, 2 + 3 1 + 4। ठीक है, तो ये 4 केसेस आपको मिले। 1 2 3 4 जहां पर आपका समेशन जो है 5 अपीयर हो रहा है, और कहीं पर 5 अपीयर नहीं होगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आ गए हैं वो कितने हो गए, 4। हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो ए में कितने हैं 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होते हैं जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं, 36। तो यहां पर आ जाएगा आपका 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे 1/9। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो टेबल की जरूरत पड़ी, या फिर आपको सोचना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं ए के अंदर। तो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होंगे, क्या क्या 5 लाना है, तो अगर फर्स्ट पे 1 आ रहा होगा तो सेकंड पे 4 आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पे अगर 2 अपीयर हो रहा होगा तो सेकंड पे 3 अपीयर होना चाहिए, या 3 2 या 4 1। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप सोच भी सकते थे। ठीक है, बट टेबल से भी देख सकते हो, और इससे भी शॉर्टकट मेथड है जब हम इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम एक फाइनल डिडक्शन कर लेते हैं कि अच्छा ये अगर सम चाहिए तो इतने नंबर ऑफ वेज में आएगा, या इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। दिस इज लाइक अ शॉर्टकट फॉर अस, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी बोल दिया जाए कि 2 या 12 अगर हमें समेशन चाहिए तो कितने वेज में होगा, कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो 2 यहां पर बन रहा है 1 1, और कहीं तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 1 वे में होगा, और जो 6 है वो भी 1 वे में होगा। ठीक है, तो 2 और 12 अगर अपीयर कराना है ना एज अ समेशन, तो एक वे में हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए 3 और 11, ठीक है, तो ये क्या था मिनिमम, और ये क्या था मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समेशन की। और अगर सेकंड मिनिमम और सेकंड मैक्सिमम चाहिए, दैट मीन्स हमें चाहिएगा 2 1 1 2। ठीक है, ये 2 केसेस होंगे, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 5 6 और
6 5। ठीक है, तो ये वो केसेस है जहां पर आपका या तो 3 या फिर 11 अगर समेशन बोल दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 वेज में। इसी तरीके से अगर आप करोगे 4 5 6, ठीक है, और यहां पर बनेगा आपके पास 6 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 9, ठीक है, और लास्ट में आएगा 7। तो इन सब का केसेस हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं और इसका मैं पैटर्न भी बताऊंगा कि क्या बन रहा है। तो अगर आप देखोगे 4 और 10 चाहिए तो 4 वाले कौन से होंगे, 3 1 2 2 1 3, ठीक है, तो 3 वेज में अपीयर हो रहे हैं वो। सिमिलरली यहां पर अगर 5 और 9 की बात करें तो ये अपीयर किस में होंगे, ये होंगे 4 वेज में, आप काउंट भी कर सकते हो उधर से। और यहां पर आ जाएगा 5 और जब 7 होगा तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब हमें सम 2 चाहिए तो यहां पर हमारा सिर्फ 1 वे में हो रहा है, सम 3 चाहिए तो 2 वे में, 4 चाहिए तो 3 वे में, 5 चाहिए तो 4 वे में, 6 चाहिए तो 5 वे में और 7 चाहिए तो 6 वे में, ठीक है। तो एक कम वे में वो अपीयर हो रहा है, या फिर हम ये बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक एक कम आ रहे हैं जब हम 2 से 7 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 7 से ज्यादा की तरफ जाते हैं, ये है हमारा 8, ठीक है, 7 के बाद 8, तो 8 की तरफ अगर हम जा रहे हैं 8 9 10 11 12 तो भी हमें नंबर ऑफ वेज वही आ रहे हैं सेम। तो इसको कैसे याद रखें, ठीक है, तो ये याद रखो कि जब भी हम 8 या 8 से ऊपर जाते हैं तो हमें इन दोनों का समेशन 13 करना है। 8 + 5 13, 9 + 4 13, 10 + 3 13, 11 + 2 13, 12 + 1 13, ठीक है। ये थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि इस तरीके से याद रख सकते हैं। मान लो इसको भी अगर हटा दे तो बोला जाए कि अगर आपको 10 समेशन चाहिए तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी के लिए वो चाहिए। तो 10 में क्या करना है, 3 ऐड करके 13 बन रहा है, दैट मीन्स 3 वेज में हमें सम मिल जाएगा 10। समझ में आ रही है बात। अगर बोल दे रहा है कि अच्छा हमें 6 सम चाहिए दोनों डाइस पे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 6 7 से छोटा ही है ना, 1 to 7 हमें क्या करना है, 1 घटा देना है बस। तो 6 समेशन चाहिए तो हम 5 वेज में कर सकते हैं। जैसे ही हम 8 से ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर ये सोचो कि क्या ऐड करके हमारा 13 बन जाए, जो ऐड करके 13 बनेगा वही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा उस सम को पाने के लिए। जैसे 9 को पाने के लिए हमें 4 एलिमेंट्स चाहिए तो 9 + 4 13 करना है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको बहुत टाइम बच जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग एंड अ क्वीन। तो एक किंग और एक क्वीन ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी बतानी है उसी को हम मान लेते हैं इवेंट ए, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा या कितने वेज में ऐसा काम किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमें सैंपल स्पेस की जरूरत है। यहां पर हमारे पास है 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, वही हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो अब देखो ध्यान से कि यहां पर ये सारे हमारे कार्ड्स है 52, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 2 कार्ड्स हमें चूज करने, सेलेक्ट करने, तो यहां पर हमें लगाना होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो आपने सीखा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट में, जो हमने बहुत ही अच्छे से बताया है, ठीक है। तो वहां पर हमने बताया था कि अगर 52 या किसी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से अगर 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, 2 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है एट रैंडम इनमें से, तो कितने वेज में किया जा सकता है, वही हमारा होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस में कितने तरीके से किया जा सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, 52 C2, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि भाई 2 3 को सेलेक्ट कर लिया, या 2 4 को, 2 5 को, 2 6 को, तो ऐसे 2 कार्ड्स के बहुत सारे तरीके बनेंगे, बहुत सारे सिलेक्शन बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। वो कितने होंगे, 52 C2। अब हमें बात करना है जो इवेंट है उसके अंदर कितने होंगे ना, कितने वेज में इस इवेंट को फुलफिल किया जा सकता है। तो हमें करना है एक किंग और एक क्वीन को ड्रॉ। तो किंग हमारे पास होते हैं 4, हर एक सूट में एक एक किंग रहता है। सिमिलरली हमारे पास 4 क्वीन है,
हर एक सूट में एक एक क्वीन होती है। तो हमें क्या करना है, सिंपली 4 किंग में से एक किंग को चूज करना है, ठीक है। एंड दिया हुआ है ना, एक किंग एंड एक क्वीन, तो जब एंड बोलते हैं तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। एंड 4 क्वीन में से एक क्वीन को चूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 4c1 का वैल्यू होगा 4, 4c1 का अगेन वैल्यू होगा 4, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट ए हैपनिंग है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 16। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ इवेंट ए तो क्या करेंगे, 16 अपॉन 52c2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 52 इंटू 51 बाय फैक्टोरियल 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो यहां पर आप सोचोगे कि ये मैंने बहुत जल्दी कर दिया है, लेकिन इसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देख लो, कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एंड आई होप आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो यहां पर जो 2 है वो जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, तो यह हो जाएगा आपके पास 36 अपॉन 52 इंटू 51, ठीक है। तो यहां पर आप इसको 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा आपके पास 13, ठीक है। तो 8 अपॉन 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 जा 13, 1 कैरी, 13 5 जा 55 और ये 56, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया है आपका 8 अपॉन 563। तो इस तरीके से आप सिंपली पीएनसी को सोल्व करके यूज करके इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछे ही जाते हैं यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका यूसेज यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स, 3 balls are drawn at random. Find the probability that first part is all the 3 balls are red and second part is 1 ball is red and 2 balls are white, ठीक है। तो 3 balls को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो हमारा बैग है उसके अंदर क्या क्या है, 5 रेड बॉल्स हैं एंड 4 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है। तो 5 रेड बॉल्स 4 व्हाइट बॉल्स। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो बोला गया है कि सारे की सारी ऑल 3 आर रेड, दैट मीन्स जो हमें सिलेक्शन करना है वो सिर्फ रेड बॉल का करना है। तो रेड बॉल्स कितनी अवेलेबल है, 5 रेड बॉल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें से 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे सिलेक्शन, सिंपल हो जाएगा आपके पास 5c3, ठीक है, 3 बॉल्स आउट ऑफ 5। तो यहां पर जो ये फर्स्ट पार्ट में है इसी को मैं बोल देता हूं कि ये ए इवेंट है सपोज, है ना। तो Na आ जाएगा हमारा 5c3। अब बात करते हैं कि जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने आएंगे। तो सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या करना है, सारी की सारी बॉल्स में से 3 बॉल्स चूज करनी है। फेवरेबल क्या है कि सिर्फ रेड बॉल में से 3 बॉल्स चूज करनी है, बट जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो उसमें हम सारे के सारे जो भी यहां पर प्रेजेंट है बॉल्स उनमें से 3 को चूज करना होगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 9c3। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर 9c3 को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 987 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता है 9c3, तो जितनी बार ये लिखा हुआ है नीचे 3 लिखा हुआ है तो 9 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे 987, और जो नीचे लिखा हुआ है उसी को हम 3 2 1 है ना घटते हुए 1 तक लेके जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो ये होता है सी के केस में, पी के केस में मत कर देना, एनपीआर भी होता है, ठीक है। तो ये एनसीआर है। तो यहां पर हमारा सोल्व करके क्या आएगा, 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स, 3 से 9 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 3 4 जा 12 7 जा 84, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो गया। अब तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5c3, 5c3 को भी चलो सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 4 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से 3 से 3 गया, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 10। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा
84। ठीक है, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5/42। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन इजी है, बस ये समझना जरूरी है कि कितने वेज में वो होगा, है ना, ये कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होगा उसको हम फाइंड आउट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब बोला गया है कि जो सेकंड पार्ट है 1 बॉल इज रेड और जो 2 बॉल्स है वो व्हाइट है। ठीक है, तो 1 बॉल इज रेड मींस 5 रेड बॉल में से हमें 1 रेड बॉल चूज करना है। ठीक है, तो 5C1 हो जाएगा। और इतना ही नहीं, एंड के साथ गिवन है, और क्योंकि 3 बॉल्स चूज करना है तो एक तो हमने चूज कर लिया, एंड के साथ है तो मल्टीप्लाई, और 4 व्हाइट बॉल्स में से 2 व्हाइट बॉल्स चूज करना है मींस 4C2। क्लियर है इतनी बात? तो 5C1 से हमारा आ जाएगा 5 और 4C2 से आ जाएगा 4 × 3, है ना, नीचे 2 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 × 3 करेंगे, और नीचे फैक्टोरियल 2 या 2 × 1, है ना, 1 से फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 5 × 2 = 10 और 3 × 30। तो यहां पर हम 30 वेज में इस तरीके से कर सकते हैं कि एक रेड बॉल हो और 2 व्हाइट बॉल्स हो। तो यहां पर भी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है, तो यहां का जो इवेंट ए माना था हमने वो वाला ये था। ठीक है, और ये सेकेंड पार्ट के लिए इवेंट ए है, इसको आप इवेंट बी भी मान सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 30 अपॉन न्यूमरेटर में क्या आएगा, सैंपल स्पेस, तो दोनों के लिए सेम ही होने वाला है कि भाई हमें 9 बॉल्स में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है, 9C3, तो ये आ जाएगा आपके पास 84। ठीक है, तो 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5, और नीचे आ जाएगा आपके पास 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। तो 5/14 सेकेंड पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। तो आई अगेन सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कि आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जरूर देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे और कुछ न्यूमेरिकल्स पे सोल्व किए। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे और भी छोटे छोटे टॉपिक्स सीखेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।